नाउ बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेक्चर थर्ड में देखिए हम लोगों को चिरसम्मत यांत्रिकी की असफलताएं इसका चौथा पार्ट करना था। कृष्णिका वस्तु विकिरण स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इसकी व्याख्या में हम देखेंगे किस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी असफल रही। सबसे पहले हम देखेंगे कृष्णिका वस्तु क्या होती है। कृष्णिका वस्तु होती क्या है? तो एक ऐसी वस्तु जो अपने पर आपतित सभी प्रकार के विकिरण का मतलब है जिनकी लैम्डा 0 से इनफाइनाइट तक सभी प्रकार के विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, तो अवशोषित कर लेती है। ऐसी वस्तु जो अपने पर आपतित सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, कृष्णिका वस्तु कहलाती है। कभी कभी इसे आदर्श कृष्णिका वस्तु के नाम से भी जानते हैं। अर्थात आदर्श कृष्णिका वस्तु पूछें या कृष्णिका वस्तु के बारे में बात करें, दोनों में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये एक ऐसी वस्तु है जो अपने पर आपतित सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ऐसी वस्तु कृष्णिका वस्तु कहलाती है। ये सामान्यतः 1 या 1.5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है कि कृष्णिका वस्तु किसे कहते हैं। जब ये कृष्णिका वस्तु है तो ये आदर्श स्थिति में, लेकिन वास्तव में या दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु वास्तविक जीवन में या दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका वस्तु नहीं होती। कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका वस्तु नहीं होती। अर्थात आपको दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका वस्तु नहीं मिलेगी। ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जो लैम्डा = 0 से लैम्डा = इनफाइनाइट, यानी सभी प्रकार के विकिरण, सभी रंगों के विकिरण, ये सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण अवशोषित कर ले, ऐसी कोई वस्तु वास्तव में नहीं मिलेगी आपको। सामान्यतः प्रायोगिक रूप से फेरी नामक वैज्ञानिक ने एक वस्तु बनाई जो 99.99% कृष्णिका कही जा सकती है। ये आपने 12th में पढ़ा भी है, कही जा सकती है। कैसी होती है वो वस्तु? देखिए, ये वस्तु इस तरीके से फेरी ने बनाई। 2 परत का एक उसने गोला लिया और एक बहुत पतला सा यहाँ एक छिद्र रखा और छिद्र के सामने उसने इस तरह की आकृति बनाई और इस पूरे इनर लेयर पर प्लेटिनम कलिख का लेप कर दिया। इस
पूरे अंदर यहाँ पूरा क्या है, प्लेटिनम कलिक का लेप किया हुआ है। इससे क्या होता है, जब भी कोई विकिरण यहाँ आता है, आपतित होता है, कोई भी विकिरण, किसी भी वेवलेंथ का विकिरण अगर आपके यहाँ आएगा तो वो विकिरण यहाँ पर जैसे गिरता है तो प्लेटिनम कलिक जो है वो 99.99% इसका अवशोषण कर लेती है। जो बचा हुआ पार्ट है वो इससे परावर्तित होता है, लेकिन पुनः यहाँ पर प्लेटिनम कलिक है तो बचे हुए भाग का पुनः ये 99% अवशोषित कर लेगी। यहाँ से बचे हुए का इधर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकता विकिरण। तो ये विकिरण जो अंदर आया वो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने और अवशोषण होने के कारण पूर्णतः इस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसे बोलते हैं हम फेरी की कृष्णिका वस्तु। फेरी की कृष्णिका वस्तु कहा जाता है। ये प्रैक्टिकली ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, फेरी की कृष्णिका वस्तु क्या होता है। अब हमारे सामने ये आता है कि कृष्णिका वस्तु का विकिरण स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य है। तो जब हम कृष्णिका वस्तु, अब हम आदर्श की ही बात करेंगे, तो जब हम कृष्णिका वस्तु को किसी ताप पर किसी भी एक निश्चित ताप पर, किसी भी निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, किसी भी एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, जैसे ये आपकी कृष्णिका वस्तु है, आदर्श की बात ही करें, इसको मैंने कि बर्नर लगाकर किसी निश्चित ताप पर इसको गर्म कर दिया ना, तो ये गर्म वस्तु विकिरणों का उत्सर्जन करती है। विकिरणों का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो इस उत्सर्जित विकिरण, चूंकि आदर्श कृष्णिका वस्तु उत्सर्जन भी क्या होगा, लैम्डा शून्य से लैम्डा इनफाइनाइट का, यानी कि सभी प्रकार के विकिरण ये उत्सर्जित करेगी। सभी प्रकार के विकिरण का मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट तक के सभी प्रकार के विकिरणों का ये उत्सर्जन करेगी। यदि इन उत्सर्जित विकिरणों को हम किसी प्रिज्म से गुजारें तो ये प्रिज्म सारे विकिरणों का, ये फोटोग्राफिक प्लेट होगी, अगर आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट है तो सभी विकिरणों को ये उनके कंस्टिट्यूएंट्स में विभाजित कर देगा। अलग अलग लैम्डा अलग अलग जगह पर जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पर विभाजित कर देगा। अगर यहाँ इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ अपन इंटेंसिटी मीटर या कुछ ऐसी व्यवस्था लगा दें कि आने वाले विकिरणों की तीव्रता भी हमें मालूम पड़ जाए, ज्ञात हो जाए, आने वाले विकिरणों की तीव्रता अगर ज्ञात हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस तीव्रता को और एक कर्व बना सकते हैं। हम लोग एक कर्व बना सकते हैं जिसमें यहाँ मैं लैम्डा ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं आने वाले अलग अलग लैम्डा के जो विकिरण आ रहे हैं जिनकी तीव्रता अलग अलग है, उनकी मैं ई लैम्डा डी लैम्डा लेता हूँ। इस ई लैम्डा डी लैम्डा को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्डा डी लैम्डा। ई लैम्डा डी लैम्डा का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लैम्डा, एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य पर, और उसकी लैम्डा क्या है, डी लैम्डा, मतलब लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस तरंग दैर्ध्य परास के मध्य, इस तरंग दैर्ध्य परास का मतलब लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य कितनी उसकी ऊर्जा और ये क्षमता, उत्सर्जन क्षमता भी है और ये डेंसिटी भी है, घनत्व भी है। घनत्व क्या है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन घनत्व। इसका मतलब ये पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम, जैसा भी इस बॉडी का स्ट्रक्चर हो, उसे पर यूनिट एरिया अथवा वॉल्यूम पे लिया। तो ये कर्व अगर हम खींचें कि लैम्डा और ई लैम्डा डी लैम्डा में, तो किसी एक निश्चित ताप पर ये कर्व कुछ इस प्रकार से आता है। अर्थात जैसे जैसे लैम्डा प्रारंभ में बढ़ती जाती है, ये डेंसिटी, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता या घनत्व बढ़ता जाता है। एक पर्टिकुलर लैम्डा पर, जैसे इस लैम्डा के ऊपर, ये लैम्डा जो अपन ने बनाई है, इस लैम्डा पर इसका मान अधिकतम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया,
ई लेमडा डी लेमडा क्या बन गया यहाँ पर, मैक्सिमम हो गया। इस पर्टिकुलर लेमडा को लेमडा एम नाम दिया जैसे सपोज मैंने, तो इस लेमडा एम पर ये डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। इसके बाद फिर अगर आप लेमडा बढ़ाएं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये कम होती चली जाती है इस तरह से। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन ने इसको निकाला। अब ये जो हमने कर्व निकाला ये कहलाता है, ये किसी बॉडी का किसी एक टेम्परेचर पे, सपोज T1 टेम्परेचर पे, इसको मैं लेमडा 1 m या m1 कर देता हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसको मैंने T1 माना, इस कर्व पर इस टेम्परेचर पे मैंने एक कर्व किसी एक ब्लैक बॉडी के लिए खींचा, किसके बीच में, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और लेमडा के बीच में। ये पूरा कर्व क्या कहलाता है आपका, कृष्णिका वस्तु स्पेक्ट्रम वक्र, कृष्णिका वस्तु स्पेक्ट्रम वक्र, ये कहलाता है। ठीक, अब अगर इसका टेम्परेचर बदल दूं, बॉडी को टेम्परेचर में कम कर दूं, तो ये कर्व नया बन जाएगा और ये इस तरह, और मैं कम कर दूं तो ये इस तरह, ये T2 हो गया, ये T3। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो इसका जो मैक्सिमम है वो आपके पास लेमडा, जैसे आपके पास लेमडा M2 हो गया, ये लेमडा M3 हो गया एंड सो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कर्व जब भी आपसे पूछा जाए कि स्पेक्ट्रमी रेखा का कर्व किस तरह बनाना है आपको, तो आप इस तरीके से इसको कर्व को बनाएंगे। ये कभी कभी केवल कर्व भी पूछ लिया जाता है, केवल कभी कर्व भी अगर आपसे पूछा जाए तो कर्व को ट्रेस करना भी आना चाहिए विथ नोमेनक्लेचर, कि आपको इस तरह का नोमेनक्लेचर, इस तरह से कर्व बनाना आ जाए, अलग अलग टेम्परेचर पे आप इसको बना। इस कर्व की व्याख्या अगर हम करें, इसकी व्याख्या जैसे आपके पास इस कर्व की व्याख्या करें, तो ये कर्व मैं आपको बताऊँ, जैसे ये कर्व आपके पास दो तरीके से बना हुआ है आपकी किताब में। ये लेमडा के साथ बना हुआ है, ये आवर्ती के साथ बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो इससे दो कर्व आप बना सकते हैं। एक तो आप लेमडा के साथ बनाएंगे, जैसे लेमडा के साथ इस तरह से बनेगा, ई लेमडा डी लेमडा मैंने लिया, ये इस तरह से ये आगे की तरफ जाने हैं, ये ई लेमडा डी, ये कर, ये आपके पास लेमडा M1, ये लेमडा M2, ये लेमडा M3, ये T1, ये T2 और ये T3। इसका जो पीक है वो इधर की साइड शिफ्ट करना है, इधर की साइड आपको शिफ्ट करना है। यही कर्व अगर आप न्यू में बनाना चाहें आवृत्ति में, तो ये यहाँ पर ई न्यू डी न्यू हो जाएगा, ई न्यू डी न्यू। ई न्यू डी, इसके बीच में ये ऊर्जा घनत्व है न्यू, वह न्यू प्लस डी न्यू के बीच में ऊर्जा घनत्व। ये कर्व अगर आप बनाएंगे तो इसमें जो पीक है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, ध्यान रखिए। और ये कहलाएगा आपका न्यू M1, ये कहलाएगा न्यू M2, ये कहलाएगा न्यू M3 कहलाएगा। तो ये दोनों कर्व आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कर्व आपको इस तरह से बनाने आने चाहिए। ये कर्व आपको जब भी बनाएंगे तो ये अलग से भी आपको याद होना चाहिए। अब इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल अलग से लिखने हैं कि इस कर्व के आपके पास क्या क्या परीक्षण आते हैं, या क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशंस को आप अपने नोट्स में, किताबों में सीधे लिखे हुए, आप अपने नोट्स में आप क्या करें, पॉइंट वाइज लिखें, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और आप उसको वापस से रिप्रोड्यूस कर सकें। परीक्षण बिल्कुल आपको याद रखने हैं जो इन्हीं कर्व से निकलेंगे। अब इसमें से आप एक कर्व चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लेमडा वाला चूज किया। तो सबसे पहले जैसे पहला परीक्षण आप लिखें, पहले परीक्षण में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे लेमडा बढ़ती है, ई लेमडा डी लेमडा का मान बढ़ता चला जाता है। एक निश्चित लेमडा के ऊपर इसका मान अधिकतम हो जाता है और उसके बाद लेमडा बढ़ाने पर इसका मान कम हो जाता है। तो ये जो अपन कर रहे हैं बिना किसी
आपको रटे हुए, आपको जो इसमें से दिखाई देता है उसी हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम, देखें, जैसे 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 लैम्डा का मान बढ़ाया जाता है, ई लैम्डा डी लैम्डा का मान बढ़ता है। एक निश्चित लैम्डा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए लैम्डा, लैम्डा पर यह अधिकतम हो जाता है। तत्पश्चात कैसे लिख सकते हैं आप, तत्पश्चात लैम्डा बढ़ाने पर यह मान कम होता जाता है, यह मान कम हो जाता है। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे इसी कर्व को अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है। पहले कम टेम्परेचर था तो उत्सर्जित मात्रा ये थी, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा और बढ़ गई, फिर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो और बढ़ गई। तो आप इसको बिल्कुल सीधे शब्दों में लिख दीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर या ताप बढ़ाया जाता है, अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मैक्सिमम रेडिएटेड एनर्जी विल इंक्रीज। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मैक्सिमम रेडिएटेड एनर्जी विल इंक्रीज एज शोन इन फिगर। जैसे हम आगे जैसे फिगर में हमको बताया। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, किसी एक निश्चित ताप पर, सपोज अपन एक कर्व ले लें किसी निश्चित ताप पर, तो एक निश्चित ताप पर ले लें, उसमें हमको पता पड़ता है कि जैसे किसी निश्चित ताप पर, यहाँ लिख देते हैं, किसी निश्चित ताप पर वस्तु द्वारा, वस्तु कृष्णिका है, ध्यान रखिए, वस्तु कृष्णिका वस्तु के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा वक्र व एक्स एक्सिस, वक्र व एक्स एक्सिस के मध्य, वक्र व एक्स एक्सिस के मध्य घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहे हैं हम तीसरे ऑब्जर्वेशन में, कि किसी निश्चित ताप पर कृष्णिका वस्तु के द्वारा उत्सर्जित कुल मात्रा, कुल ऊर्जा कितनी होगी, वक्र, अर्थात ये वक्र खींचा, और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, ये वक्र है आपके पास, और इसके द्वारा पूरे द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है कि ये कुल ऊर्जा जो रेडिएट हो रही है किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित ताप पर, वो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, आप इस वक्र और एक्सिस के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर। और न्यूमेरिकली क्या होता है, न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करें तो ये इसके द्वारा दी टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, सिग्मा इंटू T4, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट, जिसका मान होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, और T परम ताप में, ध्यान रखिए एब्सोल्यूट स्केल में परम ताप। तो अगर आप इस ज्योमेट्रिकली आप इसका अगर निकालेंगे क्षेत्रफल, तो न्यूमेरिकली किसके बराबर आएगा, ET टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू ET इक्वल टू सिग्मा टू T4। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन जैसे अपन ने लिखा। इसी प्रकार से आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखे। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि कर्व किस तरह का है अपना, वापस बना लेते हैं, ई लैम्डा डी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि जैसे जैसे
तापमान बढ़ता है, तापमान वस्तु का बढ़ाया जाता है, तापमान कृष्णिका वस्तु का बढ़ाया जाता है, तो लैम्डा m का मान बढ़ाया जाता है, तो लैम्डा m का मान कम होता है। लैम्डा m का मान, ये वाला कर्व आपका लैम्डा m का मान कम होता है, तापमान बढ़ाया जाता है, लैम्डा m का मान कम होता है। और ये किसके नियम दिया जाता है? लैम्डा m t इजिकल टू b से, b यहाँ पर कांस्टेंट। जैसे जैसे तापमान बढ़ा जाता है तो लैम्डा m का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। दोनों का मल्टीपल एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा आपके पास, ठीक है। ये लैम्डा m1 है, ये लैम्डा m2 है, ये लैम्डा m3। तो आप देखेंगे T बढ़ेगा तो लैम्डा m का मान क्या होता जा रहा है? कम होता है। पहले वाले का देखिए ताप कम था तो लैम्डा m का मान ज़्यादा था, ताप जैसे ही आपने बढ़ाया लैम्डा m का मान थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ाया तो लैम्डा m का मान और कम हो गया। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे लैम्डा m का मान कम होता जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीपल क्या रहेगा? b के बराबर रहेगा। b क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस b का मान होता है आपके पास 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये आपके पास इसका मान होता है। इस पर्टिकुलर नियम को विन्स का विस्थापन नियम कहते हैं। विन्स का विस्थापन नियम, याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, नियम कहते हैं। विन्स का विस्थापन नियम लिखिए, छोटा क्वेश्चन 1 या 1.5 नंबर में पूछ लिया था। विन्स का विस्थापन नियम लिखिए, जो कि कितना है? लैम्डा m t इजिकल टू b के बराबर विन्स का विस्थापन नियम कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास चौथा ऑब्जर्वेशन हो गया। इस तरह से 5 ऑब्जर्वेशन लिखें। 5 ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं। आप ये इसके लिए आप लिख सकते हैं 5वां कि आपको लैम्डा m का मान किसी निश्चित ताप पर, कैसे लिखेंगे आप? किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप T पर लैम्डा m के संगत, लैम्डा m के संगत का मतलब ये वाली वैल्यू, लैम्डा m का मतलब ये वाली वैल्यू, लैम्डा m के संगत जो आपकी मैक्सिमम, लैम्डा m के संगत अधिकतम जो मान है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, वो सदैव उसके ताप के पंचम घात के समान होता है। ये आपका 5 ऑब्जर्वेशन। ये भी ऑब्जर्व किया गया क्या कि लैम्डा m के संगत जो आपके पास यहाँ जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये वैल्यू सदैव क्या होती है? वस्तु के ताप के पंचम घात के समानुपाती। तो आपके पास उस कर्व से 5 ऑब्जर्वेशंस आपको मिली। ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको लिस्ट बनाकर याद करनी है और लिखनी है आपको। ये सारी ऑब्जर्वेशंस उसी कर्व, अलग अलग वस्तु, कृष्णिका वस्तु को, एक कृष्णिका वस्तु को रखकर अलग अलग ताप पर रखकर ये ऑब्जर्वेशंस हमको प्राप्त हुई। अब ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमको प्राप्त हुई, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को यदि हम चिरसम्मत यांत्रिकी से समझाना चाहें तो हम असफल रहे। तो असफल रहे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ऐसा कुछ हो गया। कई सालों तक कोशिश करते रहे कि हम अपने पास जो ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, या हमारे पास मैकेनिक्स है, इस पुराने सिद्धांतों के अनुसार हम इस ब्लैक बॉडी की ये ऑब्जर्वेशंस क्यों आ रहे हैं, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, ये डिपेंडेंसी ऐसी क्यों आ रही, ये निर्भरता ऐसी क्यों आ रही, ये निर्भरता ऐसी क्यों आ रही, इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। लेकिन कोई भी चिरसम्मत भौतिकी की कोई भी ब्रांच इन ऑब्जर्वेशंस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हालांकि कई सालों तक प्रयास के पश्चात कई थ्योरीज निकली, लेकिन 2 थ्योरी ऐसी थी, वो 2 थ्योरी इस पूरे कर्व को तो नहीं समझा पाई, लेकिन इसको पार्शियली एक्सप्लेन करा।
वापस मैं बोल रहा हूँ, कोई दो थ्योरी ऐसी थी जिन्होंने इस कर्व को पार्शली, आंशिक रूप से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो जो थ्योरी हैं वो भी आपके कोर्स में है। वो दो थ्योरी कौन कौन सी हैं जिन्होंने इस वक्र को क्या किया है, आंशिक रूप से एक्सप्लेन किया, जो कि चिरसम्मत सिद्धांतों पर आधारित थी। वो थ्योरीज हैं, पहली तो है विन का विकिरण नियम, विन का विकिरण नियम, और दूसरी थ्योरी है रेले व जीन्स, रेले और व जीन्स, ये दोनों साइंटिस्ट थे, रेले व जीन्स का विकिरण नियम। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने प्रयास नहीं किया, पूर्णतः असफल हो गया, ऐसा नहीं। इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया गया। एक तो विन का विकिरण नियम किया विन ने अपने, इसको समझाने के लिए, और दो साइंटिस्ट और थे रेले व जीन्स, उन्होंने भी अपना विकिरण नियम दिया। इन दोनों ने प्रयास किया कि इस वक्र को चिरसम्मत सिद्धांतों के द्वारा हम समझा पाए, लेकिन दोनों को आंशिक सफलता मिली, लेकिन दोनों पूर्ण कर्व को समझा नहीं पाए। अब हमें अगले लेक्चर में क्या देखना है, ये थ्योरी क्या कैसे बनी और ये थ्योरी क्या कहती है, इसका क्या फॉर्मूला है और इसका क्या फॉर्मूला है। ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और ये जब दोनों थ्योरी को अपन पढ़ लेंगे उसके बाद फिर नई थ्योरी आएगी, प्लांक्स की, जो नए सिद्धांतों पर आधारित होगी, वो इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन करेगी, और वो ही थ्योरी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल पॉइंट बनेगा कि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह एक नई मैकेनिक्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा। थैंक यू।